हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फ्यूचर टेंस के वाक्यों को रूल्स और स्ट्रक्चर की सहायता से ट्रांसलेट करना सीख लिया था और यह पहचाना था कि कब हिंदी का दिया गया वाक्य फ्यूचर टेंस होगा और कैसे उसका ट्रांसलेट किया जाएगा, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इन सारे चीज़ों का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया हुआ था। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर फ्यूचर टेंस के एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करने पर होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिया हुआ है इसके एक्सरसाइज को करने के लिए। तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, तो दैट आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 सेंटेंस लिया हुआ है, 7 वाक्य लिया हुआ है हिंदी का, जिसको हमको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके ये वीडियो। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, वह एक सच्चा देशभक्त होगा। इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य के अंत में गा का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी गा आया हुआ है, यहाँ भी गा आया हुआ है, यहाँ पर गे, यहाँ भी गे, यहाँ भी गा, यहाँ भी गा। तो ये क्या है, मैंने बताया था कि हिंदी का जब कोई वाक्य लिखा गया हो और उस वाक्य के अंत में गा, गी, गे, होगा, होऊंगा ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमेशा किस टेंस का फॉर्म करता है, फ्यूचर टेंस का फॉर्म करता है। इसका सीधा मतलब है जितने भी वाक्य मैंने लिए हुए हैं ये फ्यूचर टेंस के हैं। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है वो फ्यूचर टेंस का ही है। तो दैट इज वाई ये सभी वाक्य फ्यूचर टेंस के हैं। तो लेकिन इसका जो सेंटेंस है वो अलग अलग है। तो सेंटेंस को पहचानते हुए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला जो वाक्य होगा वह एक सच्चा देशभक्त होगा। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आया हुआ है और पूर्ण विराम के पास यहाँ पर कोई भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाए और उसमें कोई भी निगेटिव वर्ड न हो, वो हमेशा फॉर्म करता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और अफर्मेटिव सेंटेंस जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, वह, और वह इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। और मैंने पीछे बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो उनके साथ प्रयोग करते हैं शैल बी का। लेकिन आई वी को छोड़कर कुछ भी आ जाए, यू आ जाए, ही, सी, इट, दे आ जाए, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, विल बी। ही विल बी, वह होगा, क्या होगा, एक सच्चा देशभक्त। बच्चे को हो जाएगा ट्रू, देशभक्त हो जाएगा पैट्रियट। पैट्रियट ये रहा ट्रांसलेशन हमारे पहले वाक्य का। वह एक सच्चा देशभक्त होगा, he will be a true patriot। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य बनूंगा। तो यहाँ भी देखिए पूर्ण विराम है लेकिन कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है। वापस हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो वापस से सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इस बार सब्जेक्ट क्या है, आई है। और अभी जस्ट मैंने बताया अगर सब्जेक्ट आई हो जाए या बी हो जाए तो इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इनको छोड़कर, आई और बी को छोड़कर कुछ भी सब्जेक्ट आए उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, शैल बी। आई शैल बी, मैं होऊंगा, क्या होऊंगा या बनूंगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये हो जाएगा योर ओबीडिएंट प्यूपिल। तो ये रहा ट्रांसलेशन हमारे आज के दूसरे वाक्य का, जो कि था मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य बनूंगा। तो इसी बात बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, दुर्घटना के बाद वह सामान्य नहीं होगा। तो देखिए पूर्ण विराम यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया है, एक निगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग किया गया है। और जब पूर्ण विराम के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो जाए तो वो बनाता है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, और वह इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। यहाँ पर हमने ही लिख दिया तो ही देखिए आई और बी को छोड़ने के बाद हमको सब्जेक्ट प्राप्त हुआ है। तो डेफिनेटली इसके बाद क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल भी आना चाहिए लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है और सेंटेंस नेगेटिव होने के केस में विल और बी को अलग कर देते हैं। इनके बीच में जो नेगेटिव वर्ड होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव वर्ड क्या नहीं है तो विल के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। विल नॉट बी, वह नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सामान्य। तो सामान्य की इंग्लिश हो जाएगी नॉर्मल। He will not be normal। अच्छा तब सामान्य नहीं होगा, दुर्घटना के बाद। तो ये इसका हो जाएगा आफ्टर द एक्सीडेंट।
आफ्टर द एक्सीडेंट। तो ये रहा ट्रांसलेशन हमारे तीसरे वाक्य का, जो कि था दुर्घटना के बाद वह सामान्य नहीं हुआ। आई होप आपको अभी तक का जो ट्रांसलेशन है वो समझ में आया होगा। कहीं भी रूल से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पीछे के पहले वीडियो के लेक्चर को देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी हर सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर बताया हुआ है, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बताया हुआ है और इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो उन वीडियो लेक्चर्स को आप देख लीजिए सो दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम तक किसका प्रयोग किया गया है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो डेफिनेटली ये सेंटेंस में क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सच्चे अनुयायी कौन नहीं होंगे, वे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वे, और वे की इंग्लिश क्या आती है, दे। तो दे लिख लिया। वापस से जो सब्जेक्ट को प्राप्त हुआ है वो आई और बी को छोड़ने के बाद सब्जेक्ट मिला है, और जब आई बी को छोड़कर है तो इसके बाद क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। और सेंटेंस नेगेटिव था तो विल के बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। दे विल नॉट बी, वे नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, सच्चे अनुयायी। अनुयायी इसका यूज करेगा ट्रू फॉलोवर्स, ट्रू फॉलोवर्स। और किसके सच्चे अनुयायी नहीं होंगे, गांधी जी के। ये हो जाएगा ऑफ गांधी जी। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का, जो कि था वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी नहीं होंगे। इसका ट्रांसलेशन हमको मिल गया है दे विल नॉट बी ट्रू फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है, क्या इस विवाद में आप हमारे साथ नहीं होंगे। तो देखिए इस बार क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, और जब क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो डेफिनेटली दिया गया वाक्य इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन ये किस टाइप का इंट्रोगेटिव, इसको ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, क्या शब्द से हुआ है। और ये क्या शब्द से किसी हिंदी वाक्य का प्रारंभ होता है तो वो बनाता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले लिखा जाता है वर्ब होता है, विल या शैल होता है, उनका प्रयोग करेंगे। तो किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो कौन हमारे साथ नहीं होगा, आप। तो आप की इंग्लिश क्या होगी, यू, और यू के साथ वर्ब क्या होगा, विल या शैल। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल। ये हो जाएगा विल। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विल यू। अब देखिए ये एक चीज और है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें किसका प्रयोग किया गया है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक बात क्या ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर कीजिए और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव हो, अर्थात उसमें नेगेटिव वर्ड भी आया हो, तो नेगेटिव वर्ड की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट में यू लिखा है तो यहाँ पर हम लोग नॉट लिखने के बाद बी का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया है, विल यू नॉट बी, आप नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, हमारे साथ। तो हमारे साथ इंग्लिश क्या लगेगी, विद अस। ये हो गया। अच्छा कब नहीं होंगे, इस विवाद में। इस विवाद की इंग्लिश क्या जाएगी, इन दिस डिस्प्यूट। और ये रहा हमारा ट्रांसलेशन आज के इस 5वें वाक्य का, जो कि था क्या इस विवाद में आप हमारे साथ नहीं होंगे। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य हमारा क्या है, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी है, जब क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव ये भी बना रहा है, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द नहीं आया हुआ है, बल्कि जो प्रश्नवाचक शब्द है कौन, और वो कहाँ पर आया है, वाक्य के बीच में। और जब भी किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर कौन की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और हमने कौन की इंग्लिश लिख दिया, हु। अब हु के बारे में बता दूं, हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। अर्थात यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक शब्द तो लिखा है, लेकिन साथ ही साथ हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया है। अब जब सब्जेक्ट लिख दिया है तो इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब क्या आ जाएगा, हु को हम लोग कंसीडर किया। अब हु चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके बाद लगना क्या है, विल बी, हु विल बी। कौन होगा, क्या होगा, इस नुकसान का जिम्मेदार, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। कौन जिम्मेदार होगा किस चीज का, इस नुकसान का, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस
क्लियर आ ट्रांसलेशन हमारे इस आज के छठवें सेंटेंस का लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये वाक्य कैसा था, इंट्रोगेटिव था। तो इसी बात बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है भारत एक समृद्ध देश कब बनेगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है लेकिन वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से नहीं हुआ है, वापस से प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, और कब की इंग्लिश होती है, वेन हमने लिख दिया है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में यहाँ भी आया था क्वेश्चन नंबर 6 में, और प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन नंबर 7 में भी आया था। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये जो कौन शब्द था ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, नॉमिनेटिव केस भी होता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट किया गया है, सेकेंड टाइप की स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं, क्योंकि वो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात जैसे जब भी हम लोग किसी वाक्य में हो को लिखते हैं तो हम लोग प्रश्नवाचक शब्द तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग वाक्य का सब्जेक्ट भी लिख देते हैं। और इसी वजह से जब भी किसी वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उसका प्रारंभ हो से हुआ हो, वो बनने तो बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। यदि वाक्य में निगेटिव वर्ड आएगा तो निगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और अगर निगेटिव वर्ड नहीं आएगा तब किसको फॉलो करेंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। लेकिन वेन के साथ ऐसा कोई केस नहीं है, वेन सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग वर्ब लिखेंगे, विल या शैल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, भारत, और भारत के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगा, विल। वेन विल इंडिया, वेन विल इंडिया बी, इंडिया कब बनेगा, भारत कब बनेगा, क्या बनेगा, एक समृद्ध देश, प्रॉस्परस country. When will India be a prosperous country? यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत हो गया है, स्पेलिंग हो जाएगा prosperous country। क्लियर है ट्रांसलेशन हमारा इस आखिरी सेंटेंस का। तो इसी के साथ आज का ये एक्सरसाइज जो फ्यूचर टेंस के ट्रांसलेशन का बेस्ड था वो होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अभी का जो ट्रांसलेशन था वो खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।